हेलो दोस्तों, मैं पीयूष सिंह नज़र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंग्लिश से बहुत से बच्चों को डर लगता है, इसलिए मैं आज पहली क्लास यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की लेकर आया हूं। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की एरर फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मैं आज 10 क्वेश्चन की इंग्लिश के एरर फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ। और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो तो जरूर देखे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी ये क्लास देखे, क्योंकि दोनों के लिए, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आए, जो पढ़ा है उनको भी नहीं समझ में आए। देखते चलो, अब मैं पढ़ाना चालू करता हूं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी। देखो, एरर फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो वो एरर फाइंड आउट करना चाहता है तो हमको कोई ना कोई सेंटेंस में क्लू देता है। क्लू अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, देखो क्लू क्या मिल गया इसमें, हमने पढ़ना चालू किया वी हैव बीन। अब सेंटेंस किस में आया? परफेक्ट में आना है। किस में आया है? परफेक्ट में। परफेक्ट में आया है। अब परफेक्ट में आया है तो परफेक्ट की कोई ना कोई चीज दी जानी चाहिए। तो देखो, क्या परफेक्ट की कोई ना कोई चीज दी गई? हाँ बिल्कुल दी गई। क्या दिया गया? सिंस दिया गया। सिंस क्या बताता है? सिंस और फॉर, दो कॉन्सेप्ट चलते, क्या चलते हैं? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर सब लोगों ने पढ़ा होगा। कौन कौन से? सिंस और फॉर। अगर सिंस फॉर सेंटेंस में आए हैं तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए? परफेक्ट में होना चाहिए। और परफेक्ट में होना चाहिए, परफेक्ट में दिया गया। अब बात करते हैं सिंस फॉर किसके बाद आता है। सिंस आया है तो ये किसके लिए आता है? देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सिंस आता है निश्चित समय के लिए, और फॉर कब आता है? अनिश्चित समय के लिए। यही पढ़ा होगा, देखो इंटर तक यही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इतना रट लो, सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। लेकिन हम ये नहीं बताते हैं, हम ये बताते हैं कि सिंस आता कब आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और फॉर कब आता है? काउंटेबल नाउन के लिए। समझ में? सिंस कब आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और फॉर कब आता है? काउंटेबल नाउन के लिए। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सबको पता होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। देखो, काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और प्लूरल किसका बनाया जा सकता है? प्लूरल हमेशा काउंटेबल नाउन का बनाया जा सकता है। किसका बनाया जा सकता है? प्लूरल। प्लूरल हमेशा काउंटेबल का नाउन का बनाया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया। जैसे हमने लिखा बॉय। बॉय कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? बॉय काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। बॉय काउंटेबल नाउन है। तो बॉय काउंटेबल नाउन है तो बॉय का प्लूरल बनाया जा सकता है। बॉय को क्या कर सकते हैं? बॉयज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बॉय को बॉयज कर सकते हैं, क्योंकि बॉय काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, इसलिए बॉय का बॉयज कर सकते हैं। अब जैसे एक वर्ड हमने लिखा वुड, हमने लिखा वुड। वुड। अब वुड कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अब कहोगे सर वुड तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अब कहते हो सर इसका हमने वुड्स पढ़ा तो है। क्या पढ़ा है? वुड्स पढ़ा तो है। हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर वुड अनकाउंटेबल नाउन है, अगर उसमें एस या एस लगाएं, एस का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ चेंज होगा। वुड मिस होता है लकड़ी, वुड्स मिस होता है जंगल, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाने से उसका अर्थ चेंज हो जाता है। समझ में? तो अब हमने क्या बताया? सिंस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग काउंटेबल। अब सेंचुरीज, सेंचुरीज में एस लगा है। एस लगा है मतलब ये काउंटेबल है। काउंटेबल है तभी तो इसका प्लूरल बनाया जा सका है। और काउंटेबल है तो यहां सिंस का प्रयोग ना करके क्या करना है? फॉर करना है। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। इसलिए किस ऑप्शन में करेंगे? सी ऑप्शन में करेंगे। समझ में आए? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। समझ में आए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे दिया गया, ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। देखो, एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, नहीं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो देख लें। हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया। इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। सबको पता होगा, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया। इनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी, देखो पहले पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं, तो बी पार्ट तो हमको छोड़ ही देना है। अब किस में आते हैं? सेकेंड पार्ट में। हैड बिगन, क्या इसमें थर्ड फॉर्म दी गई है?
नहीं दी गई, तो यहां पर मिस्टेक है। क्या होना चाहिए? बिगुन, BEGUN। किस पार्ट में? बी पार्ट करेंगे। समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चे को बताओ। समझ में? हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? V3 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई कंफ्यूजन? और एक ये फ्रेज दी गई है, कैच अप विद हिम, इडियम फ्रेज। ये क्या है? इडियम फ्रेज है। हम इडियम फ्रेज भी बताएंगे, लेकिन इसका मीन्स क्या होता है? कैच अप विद मीन्स होता है भरपाई करना, तो ये क्या होगा? कैच अप विद, ये इडियम फ्रेज है। समझ में? किस पार्ट में करेंगे? बी पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The passers-by told us where was the marriage hall and even led us to it। अब इस पे आते हैं, एरर फाइंड आउट करते हैं। देखो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ए पार्ट में द passers-by told us, समझ में? देखो told us, इसके बाद ये क्या है? हमारी मेन वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए पार्ट में तो कोई मिस्टेक नहीं है। समझ? ए पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब यहां देखो वर्ब क्या है? वर्ब, देखो कंजक्शन अगर सेंटेंस में आया है, एक कंजक्शन आया है, तो सेंटेंस में कितने क्लॉज होंगी? 2 क्लॉज होंगी। और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा क्लॉज क्या होती है। क्लॉज वो होती है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, उसको क्लॉज कहते हैं। मतलब कि जिसका अपना सब्जेक्ट होगा, अपना हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, अपना ऑब्जेक्ट हो, उसका हम क्लॉज बोलते हैं। समझ में? अब इसमें वर्ब क्या है? कंजक्शन है। वर्ब क्या है? कंजक्शन है। अब तो एक सेंटेंस हमारा ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। अब पहले पार्ट में तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब बात आती है कि सर क्लॉज क्या होती है? क्लॉज अभी हमने बताया जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, उसको क्लॉज कहते हैं। अब बात आती क्लॉज कितने प्रकार की होती है। देखो एक चैप्टर है क्लॉज, हम सारे चैप्टर वाइज आपको बताएंगे, लेकिन इतना अभी समझ लो क्लॉज 3 प्रकार की होती है। अब उनको पहचानेंगे कैसे, ये हम आगे की क्लास में बताएंगे, जब चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। क्लॉज पहचानते कैसे हैं, क्लॉज कितने प्रकार की होती है, ये सब हम अगली क्लास में बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो। देखो सबसे जरूरी बात है कि ओरली तुम लोग नहीं देखना कि वीडियो लेकर लेट के आराम से तुम लोग देख रहे हो। कॉपी पेन हाथ में जरूर होना चाहिए। जितने पॉइंट बताते जाए उनको नोट करते जाइए, तभी तुम्हारी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो एक बात याद रखना कि क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होती। अब इंट्रोगेटिव मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? कह तो हाँ सर समझते तो हैं। जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है उनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। ये देखो केवल 12th तक बताया जाता है कि तुमको इंट्रोगेटिव ना पहचान हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देख लेना, तो वो इंट्रोगेटिव। लेकिन कंपटीशन की क्लास में ये नहीं देखा होता। देखो एसएससी कभी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि यहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए, यहाँ कॉमा लगना चाहिए, यहाँ इंट्रोगेटिव लगना। एसएससी से इससे मतलब ही नहीं, वो कभी भी तुमको इसकी मिस्टेक नहीं देगा। तो आज से ये पहचान रखना है, इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है? सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये अब लास्ट में फुल स्टॉप लगा दे, कुछ भी लगा दे, क्वेश्चन मार्क लगा दे, उससे हमें मतलब नहीं। अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो सेंटेंस कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। तो देखो ये कंजक्शन आ गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। द मैरिज हॉल ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट होगा, एंड इवन लेट अस ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये बात हो गया, तो अब क्लॉज, ये नोट डाल के लिखो कि क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकती। नोट डाल के सब लोगों को लिखो कि क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकती। ये देखो यहां पर इन्होंने इंट्रोगेटिव बनाया, इसलिए किस पार्ट में करेंगे? बी पार्ट में करेंगे। यहां क्या करेंगे? वॉज यहां पर गलत है, क्या करेंगे? द मैरिज हॉल वॉज, यहां वॉज लगाएंगे। समझ में? बी पार्ट में करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। वहां वाज का प्रयोग ना करके यहां करेंगे द मैरिज हॉल वाज, यहां वाज का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन हो बताओ इसमें? समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। देखो परफेक्ट का हम कब प्रयोग करते हैं? हम जब टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें प्रेजेंट के भी रूल होते हैं, पास्ट के रूल होते हैं और पर फ्यूचर के। परफेक्ट का हम तब तक नहीं प्रयोग करते जब तक कोई परफेक्ट का समय न दिया गया। लेकिन प्रेजेंट में कोई कंडीशन नहीं होती है और पास्ट के लिए भी कंडीशन होती, पास्ट का समय होना चाहिए। तो अब देखो इसमें परफेक्ट आया है, आई हैव पास्ट। देखो इसका पेयर देखें बिल्कुल सही, आई है, आई के बाद प्लूरल है तो हैव लगाया, हैव के बाद V3 प्रयोग किया गया। पेयर के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं।
अगर हम पेयर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं। आगे देखो, पास्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी लगाया, द एग्जामिनेशन 2 ईयर एगो, मतलब ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। और सिंपल पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, ए ऑप्शन करेंगे। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? इसमें क्या दिया? 2 ईयर एगो, मतलब ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, और सिंपल पास्ट की बात कर रहा है तो हम परफेक्ट का प्रयोग करेंगे ही नहीं। परफेक्ट का प्रयोग करते जब कोई यहाँ परफेक्ट का समय दिया जाता है, और परफेक्ट का कोई समय नहीं दिया गया, इसलिए क्या है? 2 ईयर एगो, मतलब सिंपल पास्ट। क्या करेंगे? आई पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर एगो। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो बताओ इसमें? नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे दिया गया, सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट कॉमा ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। समझ में? अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो, एक हमको क्लू मिल गया। क्या मिल गया? सिंस। सिंस मिल गया। सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहां पर? जल्दी बताओ कि सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच यहां क्या है? जल्दी बताओ, एक 10 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी सोचो। सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखो, सिंस हमारा क्या क्या होता है? सिंस हमारा कंजक्शन भी होता है, कंजक्शन भी होता है, और प्रीपोजिशन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। सिंस हमारा कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है, दो होते हैं। तो अब हमने बताया सिंस हमारा कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। तो अब तुम लोगों को यहां देखना है कि सिंस क्या है, सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन है। अगर कंजक्शन होगा तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अगर हमारा सिंस यहां पर कंजक्शन होगा तो क्या करेगा? कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को जोड़ने का। अगर यहां सिंस कंजक्शन है तो वो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करेगा। अगर सिंस प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? प्रीपोजिशन अपने बाद या तो ऑब्जेक्ट लेता है या तो वर्ब लेता है। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ये लिख लो, प्रीपोजिशन अपने बाद या तो ऑब्जेक्ट लेता है या फिर वर्ब लेता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? जल्दी बताओ, वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है, टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। कौन सी लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ना कि आईएनजी फॉर्म लेता है। समझ में? प्रीपोजिशन के बाद दो ही चीज आ सकती हैं, या तो फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर वर्ब आ सकता है। वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, लेकिन टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब यहां पर आते हैं, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सिंस देखते हैं। सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट, एक तो सेंटेंस हमारा ये हो गया, ठीक, और कॉमा लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। कितने सेंटेंस हो गए? दो सेंटेंस हो गए। दो सेंटेंस हो गए। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंजक्शन की आवश्यकता होती है। अब ये सिंस हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। कंजक्शन हो गया। अगर सिंस कंजक्शन है तो इसका पहले वाला सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए? किस टेंस में होना चाहिए? पहले वाला। तो पहले वाला सेंटेंस इसमें होना चाहिए, परफेक्ट में। अब पहले वाला परफेक्ट में होना चाहिए तो अब इसमें कंफ्यूजन होती है, सर कौन सा पहले वाला परफेक्ट में होना चाहिए? अब ये पहले वाला मानेंगे कि ये पहले वाला मानेंगे? बात ये बनती कि हम सर इसको पहला माने, इसको पहला। देखो, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले वाला सेंटेंस हमारा परफेक्ट में होगा, समझ में? तो इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ही डिड नॉट टेक एनी bribe since he this post।
फुल स्टॉप। अब देखो सिंस कहां पर आ गया, सिंस मिड में आ गया, और सिंस क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो हमें ये धारणा नहीं बना के रखनी है कंजक्शन हमें हमेशा बीच में आ सकता है। कंजक्शन कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। तो हमें ये धारणा नहीं बना के रखनी है कि सिंस कंजक्शन जो होता है सेंटेंस के बीच में। देखो यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखते हैं, अब वो हमें देखना है कैसे लिखा है। तो अब इसमें देखो नहीं समझ में आ रहा था कि सिंस कहां पर है, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है कि सिंस पहले वाला सेंटेंस कौन सा है। अभी इसको पहले वाला नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहला सेंटेंस ये दिया गया है और दूसरा सेंटेंस ये दिया गया, और पहला सेंटेंस ये है। तो सिंस के पहले वाला सेंटेंस किस में होता है, परफेक्ट में होता है। परफेक्ट में होता है तो क्या होना चाहिए, डिड नहीं होकर क्या होगा, यहां पर डिड ना करके ही हैज, नॉट लगा रहेगा। हैज हैव हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, अभी हमने बताया कि हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो यहां क्या होगा, टेकन होगा। किस पार्ट में करेंगे इसमें, ही डिड ना, बी पार्ट में करेंगे। क्या करेंगे, ही डिड को हटा देंगे, हैज नॉट लगा रहेगा, यहां टेक की जगह क्या कर देंगे, टेकन कर देंगे जी, बी पार्ट में करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो बताओ किसी को, बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Perhaps you know that I have passed the examination in 1990। देखो एक इसमें अभी हमने कहा है परफेक्ट का कब प्रयोग करते हैं, जब परफेक्ट का कोई समय दिया गया। देखो इसमें दिया गया 1990, कब का समय है, पास्ट का समय, और पास्ट का समय है तो सिंपल पास्ट में बनाए ना, उसको हम परफेक्ट में क्यों ले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ए पार्ट में कोई मिस्टेक ही नहीं, परहैप्स यू नो। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट आई हैव पास्ड, हैव हटा देंगे, दैट आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990, बी पार्ट में। कोई कंफ्यूजन हो बताओ किसी को। परफेक्ट का तब तक नहीं प्रयोग करते हैं जब तक कोई परफेक्ट का समय न दिया जाए, समझ में आए, तब तक हम परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते। तो ये तो बहुत आसान है, इतना ध्यान रख लेना। किस पार्ट में करेंगे, बी पार्ट में करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे दिया गया, ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। अब बात देखो, इसमें हमको क्लू पॉइंट मिल गया। क्या क्लू पॉइंट मिल गया, बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। कब का समय, फ्यूचर का, वो एंड के समय, वैकेशन के एंड के समय का बता रहा है। अब इसमें किसका प्रयोग करना चाहिए, किसका करना चाहिए, फ्यूचर का। तो किस पार्ट में करेंगे, देखो बी पार्ट में तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, कोई मिस्टेक है नहीं। किस पार्ट में, ए पार्ट में। क्या करेंगे, ही विल। अब विल फ्यूचर का परफेक्ट आएगा, विल के साथ क्या आती है, विल के साथ किसका प्रयोग करें, हैज लगाएं, हैव लगाएं या हैड लगाएं, क्या लगाएं, जल्दी बताओ। विल के साथ हैज लगाएं, हैव लगाएं, हैड लगाएं, क्या लगाएं। देखो विल कौन सी वर्ब है, विल मॉडल्स वर्ब है, और मॉडल्स वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब तीनों में से तुमको पहचानना है कि तीनों में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा है। हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या हैड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो हैज कौन सी फॉर्म होती है, एस या ई एस। हैड सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इसको मान सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या करेंगे, he will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। समझ में, तो किस पार्ट में करेंगे, ए पार्ट में करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो बताओ। हैज एस या ईएस फॉर्म होती, हैड सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मान सकते हैं, लेकिन हैव हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। इसलिए मॉडल्स वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ में, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, when they stole the money and where did they hide। देखो hide it, ये क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन टैग का। एक क्वेश्चन टैग का भी छोटा सा चैप्टर होता है, उसको जब हम चैप्टर वाइज बताएंगे तो क्वेश्चन टैग तुमको बनाना बता देंगे। क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन टैग का, ये देखो बना हुआ when they stole। देखो यहां पर did आया है, डिड आया है। डिड जो देखो क्वेश्चन टैग का एक रूल होता है, जो लास्ट में आएगा वही हेल्पिंग वर्ब यहां पर आएगी। ये सिंपल, अगर तुम्हें कुछ भी ना पता हो तो इतना देख लो, अगर लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा हुआ है तो जो हेल्पिंग वर्ब यहां आई होगी तो वही ज्यादातर वही हेल्पिंग वर्ब यहां आई होगी। तो किस पार्ट में करेंगे, देखो क्या हेल्पिंग वर्ब सेम है, नहीं है, नहीं सेम है तो क्या करेंगे, इसको यहां लगाएंगे। ए पार्ट में मिस्टेक है, क्या करेंगे,
व्हेन डिड का प्रयोग यहां करेंगे दे के पहले, और यहां स्टोल की जगह क्या करेंगे, स्टी, ये करेंगे। ए पार्ट में मिस्टेक करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो बताओ किसी को, है कोई कंफ्यूजन? कोई, ये क्वेश्चन टाइप का है। किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको करना। पहले 10 सेकंड का हम टाइम देते हैं, इसको पढ़ो और अपने मन से जल्दी लगाओ। 10 सेकंड के ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत आसान है। अभी इसी कॉन्सेप्ट में हमने बताया है, जल्दी करो। देखो, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हमने बताया कि हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया। इनके बाद कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या देखो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है? क्या देखो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है? नहीं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? द टीचर हैज टेकन, टेकन करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो बताओ किसी को? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। अब द टीचर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तभी इसलिए इसके साथ क्या आया? हैज आया है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर टाइम इमोरल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेव्स। देखो, एक मैनी वेव्स मिल गया, एक मैनी और मैनी आ का कॉन्सेप्ट चलता है। कितने लोगों को पता है मैनी और मैनी आ का कॉन्सेप्ट? देखो, मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है। समझ में आए कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी देखो, एक कॉन्सेप्ट हमने बताया है, किसका बताया है? ए पार्ट में। अब फॉर आया है। देखो, फॉर, सिंस और फॉर कहीं सेंटेंस में तुमको दिखा मिल जाए, सबसे पहले उसको चेक करते हैं। सिंस फॉर लगा है, सेंटेंस पहली बात तो परफेक्ट में होना चाहिए, परफेक्ट में दिया गया है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर सिंस फॉर सेंटेंस में आए हैं तो सेंटेंस किस में होना चाहिए? परफेक्ट में होना चाहिए, परफेक्ट में दिया गया, पहला सही हो। और सिंस फॉर आता है काउंटेबल नाउन के लिए, और सिंस आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इमोरल, समय, अनंत काल की बात की जा रही, अनंत काल की बात की जा रही, तो ये कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग ना करके किसका करेंगे? सिंस का करेंगे। किसका करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, ए पार्ट में करेंगे। अब आज की क्लास में तुम्हारे 10 ही क्वेश्चन रखते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा है, उनको भी समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, और कमेंट जरूर करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।